आरएनएडब्ल्यू के जो अधिकारी और ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में थे, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर इंटरसेप्शन करके ये मालूम करा कि जुल्फ़िकर अली भुट्टो 1960 के दशक से ही इस बात के पीछे पड़े थे कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए। लेकिन उस समय आरएनएडब्ल्यू के अधिकारी ये भी बताते हैं कि जो जुल्फ़िकर अली भुट्टो का ये ड्रीम था, इसको बार बार निगेट और कैंसिल करने वाले और कोई नहीं बल्कि अयूब खान थे। अयूब खान हमेशा से ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने की आवश्यकता इस कारण से नहीं है क्योंकि पहली बात तो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के एड पर निर्भर हैं। हम लोग वेस्टर्न कंट्री से भीख लेके कटोरा लेके उनके सामने आज की डेट में खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के पैसों से आज की डेट में हम पल बढ़ रहे हैं। अगर यदि मान लीजिए किसी प्रकार से हमने न्यूक्लियर बम बनाया तो पहली बात तो वो एड बंद हो जाएगा। दूसरी बात, आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेटिव्स ने अयूब खान और जुल्फ़िकर अली भुट्टो के बीच की जो कन्वर्सेशंस थी उनको टैप करते हुए ये तक मालूम कराया कि अयूब खान ने एक बार तो जुल्फ़िकर अली भुट्टो को ये तक बोल दिया था कि आप इतना न्यूक्लियर फिक्सेशन मत पालिए, क्योंकि यदि पाकिस्तान को मान लीजिए कभी भी न्यूक्लियर बम की आवश्यकता हुई तो हम जाकर किसी भी कंट्री से उसको ख़रीद के उठा के ले आएंगे। तो आप ये चीज़ को समझिए कि अयूब खान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना बड़ा एलाई बन चुका है कि कल को वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने जाकर यदि अगर इस चीज़ की भी भीख मांगेगा कि हमें न्यूक्लियर बम दे दीजिए, तो अयूब खान की सोच थी कि कोई वेस्टर्न कंट्री शायद उसको मना नहीं करेगी। लेकिन ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं। इफ़ेक्टिवली ये हुआ कि जब 1971 की जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इस भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद जुल्फ़िकर अली भुट्टो को ये समझ आ गया कि आज की डेट में यदि मुझे अगर अपनी पावर किसी भी तरीके से बचानी है तो वो बचाने का तरीका केवल और केवल ये है कि मुझे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को बनाना होगा। और जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने इवेंचुअली पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की ऑफिशियल लेवल पर क्लियरेंस देनी चालू कर दी, मिलिट्री के बिना कॉन्फिडेंस में लिए। लेकिन जब तक ये बात मिलिट्री तक पहुंची तो उस समय आरएनएडब्ल्यू के जो ऑपरेटिव्स थे उन्होंने ये चीज़ देखी कि मिलिट्री के अंदर भी कई ऐसे अधिकारी थे, और जिसमें से खास करके जो अधिकारी थे उनमें बड़े प्रोमिनेंट थे उस समय के कर्नल पाकिस्तान आर्मी के अनवर खान, साथ ही में दूसरे जो इम्पोर्टेंट अधिकारी थे वो मेजर जनरल शाहिद इकबाल और तीसरे थे ब्रिगेडियर शौकत इकबाल। ये तीन अधिकारी कुछ ऐसे अधिकारी थे जो उस समय से जुल्फ़िकर अली भुट्टो को ये बात समझाते थे कि ठीक है, यदि आपको न्यूक्लियर बम बनाने की आवश्यकता है तो पाकिस्तान की आर्मी आपका साथ देगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी आपका साथ दे और साथ ही में अगर आप हमारा साथ दें एज पार्ट ऑफ द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, लेकिन सवाल ये उठेगा कि हम दोनों तो मिलकर बम नहीं बना पाएंगे। बम बनाने के लिए तो साइंटिफिक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी नहीं था। इस कॉन्टेक्स्ट में जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने अब्दुल कादिर खान, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जो बेसिकली उस समय काम करता था हॉलैंड में, अपनी रिसर्च कर रहा था, उसको वहाँ से बुलाया गया। और जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने उसको ये तक बोला अब्दुल कादिर खान को कि जब आप वहाँ से हॉलैंड से अपनी रिसर्च करके कंप्लीट वापस आएँ तो उस समय हॉलैंड से जितने भी न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स होंगे उनको चुरा कर वहाँ से ले आएँ। खैर, पाकिस्तान जैसे देश से आप कोई और उम्मीद रख भी नहीं सकते। तो अब्दुल कादिर खान जब पाकिस्तान वापस आया तो उस समय अब्दुल कादिर खान हॉलैंड से न्यूक्लियर बम बनाने के ब्लूप्रिंट्स को चोरी करके वहाँ से ले आया। अब ये सारे ब्लूप्रिंट्स जब पाकिस्तान पहुंचे तो जुल्फ़िकर अली भुट्टो के बीच में, पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में और अब्दुल कादिर खान के बीच में 1975 में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने और मिलिट्री ने अब्दुल कादिर खान का सपोर्ट किया और बोला कि आप एक काहूता के अंदर खान रिसर्च लेबॉरेटरी को इस्टेब्लिश कीजिए। जब उन्होंने ये बोला कि भाई आप खान रिसर्च लेबॉरेटरी को इस्टेब्लिश कीजिए, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर शौकत इकबाल जो थे उन्होंने ये बोला कि अब्दुल कादिर खान, आप लेबॉरेटरी बनाइए और आपको जो भी पैसा चाहिए होगा मैं आपके साथ जाऊंगा, जुल्फ़िकर आपके साथ चलेंगे, हम लोग सऊदी अरब से जाकर भीख मांग के पैसा लाएंगे। अब ये लोग जब सऊदी अरब के पास पहुँचे तो सऊदी अरब को जाके इन्होंने ये बोला कि आज की डेट में जो यीशु लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके पास एक अपना बम है। आज के डेट में अगर आप देखें तो जो कम्युनिस्ट हैं, जो कि भगवान में नहीं मानते, गॉडलेस हैं, उनके पास एक अपना बम है। तो इस केस में इस्लामिक कंट्रीज़ के पास एक अपना बम होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है।
और उन्होंने ये तक जाके इन लोगों ने सऊदी अरब को कन्विंस किया कि पाकिस्तान अगर यदि इस्लामिक बम बनाता है तो ये बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा का एक बम होगा। अब सऊदी अरब के सामने यदि आप जाकर इस प्रकार की कुछ बातें कर दें कि भैया मुस्लिम उम्मा इस्लामिक बम, तो सऊदी अरेबिया आपके मुंह पे चंद गड्डियों में पैसों की मार देता है। और यही चीज़ हुई कि सऊदी अरब ने उठाए पैसे इनके मुंह पे फेंके, पैसा लेके ये लोग सारे वापस आए और खान रिसर्च लेबोरेटरी कहूता में फाइनली इस्टेब्लिश की गई। लेकिन 1977 में एक मिलिट्री कू के तहत जुल्फ़िकर अली भुट्टो को हटा दिया गया और ज़िया उलक ने कंप्लीट पावर को अक्वायर कर लिया। अब सिविलियन कंट्रोल जो था एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान में, वो भी मिलिट्री के पास था, मिलिट्री का कंट्रोल मिलिट्री के ही पास था, और साथ में अब्दुल कादिर खान थे। RNAW के अधिकारियों ने किसी न किसी तरीके से कोशिश ये करी कि हम ये चीज़ को जानें और पड़तालें कि कैसे पाकिस्तान जो है खान रिसर्च लेबोरेटरी कहूता के अंदर किस प्रकार का काम कर रही है। उस समय क्योंकि कहूता की जो पूरी लेबोरेटरी बनी हुई थी खान रिसर्च लेबोरेटरी, वो पेनिट्रेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ करती थी। तो इवेंचुअली RNAW के जो ऑपरेटिव्स थे उस समय, वो कहूता में जो खान रिसर्च लेबोरेटरी थी वहाँ से जितना भी कूड़ा कचरा आया करता था, उस कूड़े कचरे में से RNAW के ऑपरेटिव्स जो हैं वो खान रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के बालों के सैंपल इकट्ठे करते थे। क्योंकि जो पूरी ये सिटी थी कहूता की, इसके अंदर जो खान रिसर्च लेबोरेटरी थी उसमें जो साइंटिस्ट काम करते थे उनको कभी भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। उनके लिए सारी सुविधाएं अस्पताल से लेके, नाई की दुकान से लेके, सिनेमा हॉल से लेके सब कुछ उसी जगह पर प्रोवाइड की गई थी। अब आप क्योंकि वो एरिया पूरा ISI और मिलिट्री ने कॉर्डन ऑफ करके रखा था तो अंदर नहीं जा पाते थे। तो RNAW के जो ऑपरेटिव्स थे वो बाहर बैठकर जब उस पूरे कहूता से कचरा आया करता था उस कूड़े को उठाकर एनालाइज करते थे, और उसमें से जो नाई की दुकानों में कटे हुए हेयर सैंपल हुआ करते थे उनको इकट्ठा करके एकजुट करके भारत भेजा करते थे। तो भारत में जब वो हेयर सैंपल्स आते थे तो यहाँ पर आने के बाद उन हेयर सैंपल्स के ऊपर जब हमारी एजेंसियों ने यहाँ पर रिसर्च करी तो हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने ये बताया कि इन बाल के सैंपलों में न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल प्रेजेंट है, जिसका प्रूफ ये है कि भाई पाकिस्तान में कहूता में खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर पर या परमाणु बम के ऊपर काम कार्य चालू चल रहा है। ये चीज़ की जानकारी 1979-1980 में इंडिया ने और RNAW ने उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने अमेरिका को भी दी। हमने ये जानकारी जब अमेरिका को दी तो CIA ने उस समय 1980 के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर थे आर्थर हमल को बोला कि आप जाकर पाकिस्तान की मिलिट्री से मिलिए और आप जाकर ज़िया उलक से मिलिए। आर्थर हमल जब ज़िया उलक के पास गए तो आर्थर हमल जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने जाकर जब ये पूछा ज़िया उलक से कि क्या आप किसी प्रकार का न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहूता में, तो ज़िया उलक ने उसको कवर अप कर दिया और बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी खबर है, आपको ये सब चीज़ें कहाँ से मालूम चल गई। लेकिन RNAW ग्रेजुअल लेवल पे और रेगुलर लेवल पे ये इनपुट CIA को दे रही थी। इनफैक्ट हुआ तो ये कि 1983 तक वो हेयर सैंपल्स को हम लोग उठाते गए और एनालाइज करते गए, और फिर वो हेयर सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स थी हमारी RNAW ने जब CIA को दी तो एक पॉइंट पर 1983 में ऐसी स्थिति आ गई कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बात बोली कि अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान, हम आपको सिमिंगटन एक्ट जो हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, सिमिंगटन एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर अगर आपने किसी प्रकार का इलीगल ट्रेड करके न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करी। तो अगर आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो आप इसके बारे में क्लीन आइए। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका को झूठ बोला, और 1984 में भी यही हुआ कि जब पाकिस्तान बार बार अमेरिका को झूठ बोल रहा था, अमेरिका ने जब RNAW के इस इनपुट को लेकर CIA ने अपनी कार्रवाई चालू करी तो 1984 में CIA को भी ये कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई, पाकिस्तान जो है वो बेसिकली खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रही है। और इसका खमियाजा ये हुआ कि 1985 में अमेरिका ने सिमिंगटन एक्ट लगाया पाकिस्तान के ऊपर, और सिमिंगटन एक्ट के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए, पाकिस्तान को जो एड प्रोवाइड कर रही थी वो बंद कर दी। और इसी कारण से 1985 में जैसे ही अमेरिकन एड पाकिस्तान में आनी बंद हुई,
उसी समय पाकिस्तान ने उस एड का जुगाड़ करने के लिए अपने आप को चाइना से एंगेज करना चालू कर दिया। और चाइना ने उस समय यही चीज़ सोची कि भाई पाकिस्तान का परमाणु बम बनने के लिए पाकिस्तान को एड देनी ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान परमाणु बम बना लेती है तो परमाणु बम का प्रयोग कल को यदि भारत पे किया जाए तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ युद्ध में बिजी रहेंगे, और इसकी वजह से मैं विश्व का सुपर पावर बन पाऊंगा। तो अब आप यहाँ पर दो चीज़ें समझ लीजिए कि RNAW के इस इनपुट की वजह से अमेरिका की CIA ने जब रिसर्च कर कर ये चीज़ पाई कि पाकिस्तान बम बना रहा था, तो RNAW के इस इनपुट की वजह से अमेरिका ने सिमिंगटन एक्ट पाकिस्तान के ऊपर लगाया। ये चीज़ शायद आपने ना कभी सुनी होगी, ना कभी आपने किसी किताब में भी पढ़ी होगी, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से क्लासिफाइड रही थी। और सिमिंगटन एक्ट के तहत जब अमेरिका ने पाकिस्तान की 1985 में एड बंद करी, इस एड बंद करने के बाद आप देखिए कि पाकिस्तान चाइना के लैप में जाकर, गोद में जाकर गिर गया, और तब से पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन और डीपन होने लगा, और चाइना जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने लगा। क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को सपोर्ट करने में चाइना का अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई यदि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना लेता है, जिसमें न्यूक्लियर बम बनाने में अब्दुल कादिर खान, मेजर जनरल शाहिद इकबाल, ब्रिगेडियर शौकत इकबाल, कर्नल अनवर खान, ये सारे अधिकारी जो इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर RNAW ने डीप लेवल पर नज़र रख रखी थी, इन सारे अधिकारियों का जो कार्यक्रम था वो ये हुआ कि चाइना ने जो सपोर्ट इवेंचुअली पाकिस्तान का किया, पाकिस्तान ने उसकी वजह से अपना न्यूक्लियर बम फाइनली पहली बात तो बना लिया। अब पाकिस्तान ने जब अपना न्यूक्लियर बम बना के रख लिया, फिर 1998 में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा, तो उसके बाद उन्होंने अपना भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा। इससे ये चीज़ पूरी प्रूव हो गई कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन पे काम कर ही रहा था। तो सिमिंगटन एक्ट के तहत जो सैंक्शंस पाकिस्तान पे अमेरिका ने लगाए थे वो एक तरीके से जायज़ थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद और भारत के न्यूक्लियर वेपन बनने के बाद एक दोनों में कोर डिफरेंस था। अब वो डिफरेंस बड़ा महत्वपूर्ण था। डिफरेंस ये था कि जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया तो पाकिस्तान ने उस समय ये सोचा कि इस न्यूक्लियर वेपन से हमें मिल गई है एक तरीके की एस्केलेशन डोमिनेंस। और ये जो एस्केलेशन डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस क्या है कि भाई यदि हम अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग का कब किस परिस्थिति में किया जाएगा, अगर इसकी डिटेल्ड चर्चा नहीं करेंगे तो कल को भारत के प्रति एक एम्बिग्विटी रहेगी। इसी रीज़न से आप देखिए कि जब भारत ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, आज की डेट में भारत के पास उसका एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। हम उस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के तहत ये चीज़ कैटेगोरिकली पूरे विश्व स्तर पर एक्सप्लेन करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में भारत अपना न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किसी देश के ऊपर करेगा। लेकिन यही फ़र्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने आज तक इस चीज़ का कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है। पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज़ नहीं बताई कि पहली बात तो उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि RNAW तो ये कहती है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है ही नहीं, और ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ना होना एक पाकिस्तान की ओर से एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के तहत वो न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करके, वो न्यूक्लियर वेपन सामने रखकर भारत के अंदर जिहादी एलिमेंट्स को प्रमोट करता है। और पाकिस्तान बार बार ऐसी चीज़ें कहता है कि यदि भारत ने हमारे किसी भी जिहादी एक्टिविटी को नलीफाई करने के लिए यदि पाकिस्तान के ऊपर कभी बड़ा हमला कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर यदि जंग छेड़ दी, तो हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो पाकिस्तान का मानना ये है तब से लेके कि हमेशा से उसको न्यूक्लियर वेपन ने एक शील्ड दी है, और इस शील्ड की आड़ में बैठ के उसने हमेशा से जो है जिहादी एलिमेंट्स को प्रमोट किया है। लेकिन आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से भारत की RNAW ने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था 1985 में, कि जिसकी वजह से सिमिंगटन एक्ट के तहत अमेरिका ने कार्रवाई करी। किस तरीके से भारत के RNAW ने शौकत इकबाल, ये सारे जितने भी पाकिस्तान के अनवर खान, इन सारे जो मिलिट्री के अधिकारी और अब्दुल कादिर खान का जो ये गेम चल रहा था, इसको एक्सपोज किया। और इस एक्सपोजर के बाद पाकिस्तान के इस गेम प्लान को जब अमेरिका के सामने एक्सपोज किया, तो इसकी वजह से जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, वो चीज़ के पीछे जो RNAW का रोल था,
ये आज तक हमारे देश की जनता को नहीं मालूम था। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि भारत की RNAW ने कितना महत्वपूर्ण काम किया था कि उसने अमेरिका के थ्रू सैंक्शंस लगवाकर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करी। लेकिन इसी वजह से फिर पाकिस्तान का चीन से रिश्ता इम्प्रूव हुआ, और इस चीन के रिश्ते के इम्प्रूवमेंट के बाद चाइना ने पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखाते हुए उसको बढ़ावा दिया, और इस बढ़ावे के कारण इवेंचुअली 1998 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। तो आई होप अब आपको ये स्टोरी पूरी क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।